राइट या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। यहाँ पर हमने चैप्टर को ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं सॉलिड स्टेट के। इसके आगे तो सिर्फ मेटल जो डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड स्टेट में देखे जाते हैं, मेटल डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वो एक लास्ट पार्ट बनने वाला है। आज एक बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने ये रिकॉर्ड किया और ये सेपरेट इसलिए बना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही कैलकुलेशन ज्यादा होता है इनके अंदर, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, मतलब थोड़ा न्यूमेरिकल्स टाइप वाला पार्ट इसमें से ज्यादा आ जाता है। हमने पिछले लेक्चर में एक बार देखा था जहां पर हमने रिलेशनशिप फॉर्म किया था, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या था आप लोग थोड़ा रिकॉल करो। रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, किसके बीच में हमने निकाला था? मोलर मास एंड डेंसिटी। डेंसिटी को हमने रो से डिफाइन किया था, राइट, दिस इज रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किससे डिफाइन किया था? इसको रो से किया था। अब ये जो रो था ये डेंसिटी था। अब ये डेंसिटी के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था वो? दैट वाज एन एम अपॉन ए क्यूब एन ए। ये जो n था इट वॉज स्मॉल n एंड दैट वॉज डिनोटिंग व्हाट? वो n क्या था? दैट वॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। तो a क्यूब आया और n a आया, यही फॉर्मूला था। अगर आप सही से वापस से अपने पेजेस पलटा के देखो, आपने पिछले लेक्चर्स अगर देखे हैं तो ये फॉर्मूला आपने लिखा ही होगा। फाइन, तो ये फॉर्मूला हमने पहले के लेक्चर्स में किया था। अब यहाँ पर जो है एक चीज आ जाती है, दैट इज कि ये n क्या है, m क्या है, na क्या है, a क्यूब क्या है। अगर किसी को ये नहीं पता कि ये डिराइव कहां से हुआ था तो आप लोग पिछले लेक्चर जाके देखो, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ कि जो डेंसिटी होता है दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें इतना पता है। ये मास जो है, अगर हमें डेंसिटी निकालना है ऑफ वन यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के अंदर हो सकता है मोर देन वन पार्टिकल्स हो। तो एक पार्टिकल जो है उसका मास हमें पता है कितना होता है, m होता है, राइट। और जो ये m है ना, यहाँ पर जो m आया है ना, ये कैपिटल M है। व्हाट दिस डिनोट्स? दिस इज मोलर मास। ये कौन सा मास है? दिस इज मोलर मास। तो अगर हम एक पार्टिकल का मास स्मॉल m से डिनोट करते हैं, दिस इज मास ऑफ वन पार्टिकल। जो मोलर मास होता है वो क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो अगर एक मास जो है, एक पार्टिकल का मास जो है वो m है, वन मोल में कितने पार्टिकल्स आ जाते हैं? Na पार्टिकल्स आ जाते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इसका मोलर मास मिल जाएगा। मोलर मास क्या है? मोलर मास इज मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट। कॉपर की बात करो, उसका मोलर मास मतलब कि मास ऑफ वन मोल ऑफ कॉपर। वन मोल मतलब Na पार्टिकल्स होता है। तो यहाँ पे हमने m का वैल्यू कैसे निकाल लिया? m इज इक्वल टू, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m बाय Na हो जाएगा। ये हमको मिल गया मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल। अब अगर हम डेंसिटी निकाले ऑफ अ यूनिट सेल, हाँ यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर मास ऑफ वन पार्टिकल आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल कितने हैं वो आ जाएगा, राइट। नीचे की तरफ वॉल्यूम आ जाएगा ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है? a क्यूब होता है। समझ में आया? कुछ नहीं, यहाँ पे अभी हमें करना है, ये जो n हमने निकाला था इसको यहाँ पे पुट करना है। तो ये मास की जगह n m ओके अपॉन Na, ये जो m था इसकी जगह Na आ गया और नीचे की तरफ a क्यूब एज इट इज रहेगा। यही तो फॉर्मूला हमारा डेंसिटी का निकला था, राइट। तो हमने अभी यहां से ये चीज डिराइव कर ली, बहुत ही शॉर्टकट में मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो x ग्राम के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने क्या निकाला? डेंसिटी निकाला। और ये किसके केस में निकाला? हमने मोलर मास के केस में निकाला, ठीक है। अगर कोई x ग्राम का पार्टिकल्स है, ठीक है, तो उसके x ग्राम का कोई क्रिस्टल हमारे पास में प्रेजेंट है, सपोज करते हैं कॉपर है या लीड है या सिल्वर है, उसका हमारे पास में x ग्राम प्रेजेंट है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे ठीक है, डिराइव करना है, तो इसके लिए हमें ये पता है कि m ग्राम्स मतलब कि मोलर मास। तो मोलर मास के अंदर कितने होते हैं? Na पार्टिकल्स होते हैं, राइट। अगर हम किसी भी चीज का सपोज करो कैल्शियम के केस में क्या होगा? 40 ग्राम्स है इसका, ठीक है। मोलर मास कितना है? 40 ग्राम्स है, राइट। तो ये 40 ग्राम्स इसका मोलर मास है, हमें पता है। अब यहाँ पर 40 ग्राम्स अगर कैल्शियम का लोगे तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कैल्शियम के? ऑफ कोर्स Na पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये उसका मोलर मास है, कोई रैंडम मास नहीं है, उसके वन मोल का मास है। वन मोल के अंदर तो ऑफ कोर्स Na पार्टिकल्स होंगे। Na पार्टिकल्स मतलब के वन मोल, ठीक है। Na पार्टिकल्स मतलब वन मोल, हमें ये रिलेशन पता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अगर m ग्राम्स है, m ग्राम्स अगर है तो उसके अंदर Na पार्टिकल्स होंगे। तो x ग्राम्स के अंदर, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम? अगर m ग्राम्स के अंदर Na पार्टिकल्स है तो x ग्राम्स के अंदर सपोज करते हैं p पार्टिकल्स होंगे। तो p पार्टिकल्स मतलब इसको हम क्रॉस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इस तरीके से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। x Na अपॉन m, ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस इज नंबर of particles in x gram, ओके।
इन एक्स ग्राम। ठीक है, अब यहां पर हमें एक्स पता नहीं है कि कितना ग्राम्स है, हमें नहीं पता है एक्स ग्राम्स कितना ग्राम्स दिया हुआ है, हमें Na पता है और मोलर मास पता है, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसका निकाल। में अभी हमें क्या करना है कि ये जो m दिया है, यहाँ पे जो m का वैल्यू दिया था, दिस वैल्यू ऑफ m, हम क्या करेंगे इसके अंदर इसको पुट करेंगे। m का वैल्यू कहां से निकाला हमने, ये जो यहाँ पे m आया है, इसको हम m का वैल्यू यहां से निकालेंगे डेंसिटी के फॉर्म में। डेंसिटी के फॉर्म में उसका क्या वैल्यू आता है और वो m को हम यहाँ पे पुट करेंगे। फाइन, तो इसमें हमें क्या करना है, x Na अपॉन m, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला मिला जहां पे आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो कि इतने पार्टिकल्स होते हैं नेक्स्ट ग्राम ऑफ एनी क्रिस्टल। लेकिन इसको अगर हम आगे डिनोट करें कि अगर हमें डेंसिटी दिया है, हमें मोलर मास नहीं दिया, अगर हमें डेंसिटी दिया है कोई भी पार्टिकल का, ठीक है, अगर हमें डेंसिटी दिया है कोई पार्टिकल का, तो हम कैसे डिराइव करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ एनी मेटल। यही आज हमें निकालना है। तो हमें पता है कि ये जो डेंसिटी आई थी वो कितना था, mn अपॉन a क्यूब Na, राइट। यहां से अगर हम देखें तो m क्या निकल के आता है, दैट इज रो a क्यूब Na अपॉन n, यही निकल के आ रहा है। और हमारे पास में जो निकल के आया था p, दैट वाज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखो x Na बाय m, ये निकल के आया था, राइट। यहां तक सबको समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे, ये m का जो वैल्यू यहाँ पे दिया है ना, ये जो m यहाँ पे दिया है, ये पूरा वैल्यू उठा के हम इधर पे डाल लेंगे। क्या होगा फिर, देखो जो p पार्टिकल है वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर XNA तो एज इट इज रहेगा, नीचे p m की जगह हम पूरा ये वाला जो है वैल्यू डालने वाले हैं, तो रो a क्यूब Na, और जो नीचे n है वो वापस नीचे n से हो जाएगा, तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, n का क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर n आ गया। समझ में आ रहा है आप लोग को हमने कैसे उसको सब्स्टिट्यूट किया है m को, ये समझ आ गया। अब कैंसिल आउट करो इसके अंदर, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा अपने पास में, p पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बचते हैं, x ग्राम ऑफ एनी मेटल, xn अपॉन रो a क्यूब। ये किसके फॉर्म में हमने निकाला है आंसर को, इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी, कि अगर आपको मोलर मास नहीं दिया है किसी का, या फिर आपको मोलर मास मतलब बात ही नहीं की गई है, आपको बोला है लीड है, लीड का मोलर मास आपको याद रहेगा क्या, नहीं याद रहेगा। कॉपर दिया है, कॉपर का हो सकता है आपको कुछ याद रहे, जैसे 63.5 जो भी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है मोलर मास के फॉर्म में अगर आपको नहीं आता है तो आप डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो। आपको एजलिन दिया, डेंसिटी दिया, तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो सकता है कि आपको जो है कई बार मोलर मास के बारे में बात हो सकता है, कई बार आपको कोई नाम ही नहीं दिया है कोई मेटल का। क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि ये जो ठीक है जो भी मेटल है इसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और इसके अंदर जो है इतने इसका इतना डेंसिटी है, सिर्फ इतना बता दिया जाए, आपको नाम भी ना लिया जाए कि कौन सा मेटल है, तो आप मोलर मास तो नहीं पुट कर सकते। सो इन दैट केस आप ये जो है फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या फॉर्मूला है, वापस लिखो, क्या फॉर्मूला है, जो p नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू xn अपॉन रो a क्यूब। वेरी मच इंपॉर्टेंट, p क्या है यहाँ पर, p इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, अब यहाँ पर x ग्राम ऑफ मेटल में हमने पहला निकाल लिया, पहला रिलेशन निकाला, x ग्राम ऑफ मेटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, xn अपॉन रो a क्यूब हैज दीज मेनी पार्टिकल्स। दूसरा हमें निकालना है कि x ग्राम के अंदर x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन्स दीज मैनी यूनिट सेल्स। हमें क्या बताने हैं कि कितने यूनिट सेल्स इसके अंदर मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। हमें क्या पता है कि जो एक यूनिट सेल होता है, ठीक है, जो एक यूनिट सेल होता है, जो एक यूनिट सेल होता है, इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने क्या बताया था, FCC अगर है, FCC यूनिट सेल है तो 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो एक यूनिट सेल का जो करस्पॉन्डिंग n है वो क्या बता रहा है कि इतना, जो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको बता दिया जाए 4 है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि FCC की बात की जा रही है, राइट। तो ये करस्पॉन्डेंस है। अगर बता दिया जाए 2 है तो आप सीधा सीधा बोलोगे बॉडी सेंटर्ड है, राइट। तो यहाँ पे 1 यूनिट सेल करस्पॉन्ड्स टू n, तो कितने यूनिट सेल्स विच करस्पॉन्ड टू व्हाट, कैसे निकालोगे। ठीक है, देखो 1 यूनिट सेल मतलब n होता है, इसको अगर आप ऐसे लिख दो, अगर आप इसको ऐसे लिख दो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट सेल। कितने यूनिट सेल आ रहे हैं, 1 यूनिट सेल। तो p नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल करस्पॉन्ड्स टू
एक्स यूनिट सेल या फिर सपोज कर लेते हैं जेड यूनिट सेल्स। कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ जाएंगे इसके अंदर? जेड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ जाएंगे। ये एक हमने वेरिएबल रख दिया यहाँ पे। तो पी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब यहाँ पे पी का पूरा वैल्यू डाल दोगे, एक्स एन बाय रो ए क्यूब। एक्स एन बाय रो ए क्यूब करस्पॉन्ड्स टू जेड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर जो जेड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है इसको आप अगेन यूनिटरी मेथड से ये जेड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स यहाँ लेके जाओगे, इसको यहाँ लेके जाओगे, इसको यहाँ पे लेके आओगे। तो क्या करना है हमने, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, z को हमने यहां लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा ये, z इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब, और ये n जो है ये n ये वापस नीचे आ जाएगा। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं बचा ना, यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बचता है आपका आंसर, इसको कैंसिल आउट करोगे, क्या फाइनल आंसर आएगा, x बाय रो ए क्यूब। सिंपल है। आई होप आपको डेरिवेशन समझ रहा है, बिकॉज डेरिवेशन जब आपको समझता है, और इन केस अगर आप पेपर में फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप डिराइव कर पाओगे, राइट। या फिर आपको ऐसा आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि डायरेक्टली डिराइव करो, देन आपको डेरिवेशन आना चाहिए। तो ये स्टेप्स आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रट्टाफाई नहीं कर सकते आप डेरिवेशन को, नेवर, कभी नहीं कर सकते हो। तो ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। तो इट कंटेन्स व्हाट, एक्स बाय रो ए क्यूब। एक्स बाय रो ए क्यूब इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं। थर्डली आ जाता है, थर्ड एक चीज खाली और है। अगर हम सपोज करते हैं कि कोई वी वॉल्यूम का क्रिस्टल है, वी वॉल्यूम ऑफ एनी मेटल, किसी मेटल, कोई मेटल है, इसने इतना वॉल्यूम अपने अंदर ले रखा है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने होंगे, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने होंगे, यूनिट सेल्स कितने होंगे ये आपको बताना है। तो कितने होंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, वी वॉल्यूम उसका मेटल का है, किसका है, वी वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, और ये क्या है, ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, राइट। सिंपल, मतलब कि हमने क्या करा, ठीक है, ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है, ठीक है, वी ऑफ वन यूनिट सेल, मतलब कि हमारे पास में सपोज करते हैं 33 सेंटीमीटर क्यूब इतना मेटल का वॉल्यूम है और आपको बोला है ये मेटल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मेटल, दी एंटायर मेटल। आपको बताया खाली इतने कि इतना इतना वॉल्यूम का मेटल है, और आपको पता है कि जो उसके अंदर का एक यूनिट सेल है वो 11 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल इन इट, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, हमें क्या बताना है अभी, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मेटल, मेटल का वॉल्यूम कितना है, और वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, इट्स वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल ने कितना ले रखा है ये पता होना चाहिए, राइट, करेक्ट है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम कितना था, उसके अंदर से एक ने कितना लिया है, तो ये टोटल वॉल्यूम सपोज करते हैं 33 हमने सपोज किया, नीचे आ जाएगा 11 इंटू 10⁻10, तो ये 11 1 जा 11 3 जा, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻10 यूनिट सेल्स इसके अंदर होंगे। समझ में आया, ये हमने क्या निकाला है इसके अंदर से। अब जैसे सपोज करते हैं एक एग्जाम्पल ले लो, क्या है, जैसे कि हमारे पास में 72 बुक्स थी, ठीक है, और हमने जो है 72 बुक्स थी, पर पर्सन हमने कितनी बुक्स दिए, हर एक को 3 बुक्स दिए, एक पर्सन को हमने 3 बुक्स दिए। आपको क्वेश्चन कैसा पूछा है, क्वेश्चन इज टेल अस द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ किड्स, नंबर ऑफ किड्स कितने हैं जिसको हमने बुक्स दी, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ किड्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू, एक जन को आपने 3 बुक्स दी है, टोटल हमारे पास में 72 थी, 3 बुक्स एक जन को दी है, तो मतलब 3 2 जा 3 4 जा 24 पीपल हुए ना, समझ में आया, 24 पीपल हुए वहां पर, कैसे, एक जन को 3 मिला है। वैसे ही यहाँ पर हमें एक का वॉल्यूम पता है और ये टोटल वॉल्यूम दिया है, तो अगर हमने पूरा वॉल्यूम हमें पता है, उसके अंदर से हमने थोड़ा सा एक का वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है, पूरे क्रिस्टल का, पूरे मेटल का वॉल्यूम पता है, और फिर उसके बाद में हमें एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है, तो कितने यूनिट सेल उसके अंदर होंगे, जैसे कि सपोज करते हैं ये पूरा वॉल्यूम कितना है 20 है, और जो एक यूनिट सेल है इसने 2 अपने अंदर
2 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब सपोज करते हैं। ये एक यूनिट सेल का, ये पूरा किससे बना है? बहुत सारे यूनिट सेल से बना है। मेटल किससे बना होता है? बहुत सारे क्रिस्टल से बना होता है, यूनिट सेल से बना होता है। एक क्रिस्टल, एक यूनिट सेल ने अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है और हमें पूछा कि कितने यूनिट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है बताओ, तो मतलब कि इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, x टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें पूरा वॉल्यूम कवर होगा। और ये पूरा वॉल्यूम कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमने कितने बार उसको मल्टीप्लाई किया, मतलब दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो x विल बी इक्वल टू 20/2, मतलब 10 टाइम्स 10 इसके अंदर यूनिट सेल जैसे प्रेजेंट होंगे, तब जाके ये पूरा वॉल्यूम कवर होगा। मतलब कि 10 नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस मच दिस। समझ में आया? दिस मच मेटल। तो ये जो फॉर्मूला था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट वाज वॉल्यूम ऑफ द मेटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ, थर्ड क्या है? वॉल्यूम ऑफ मेटल, ओके, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, दैट गिव्स यू व्हाट? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट। यहां तक के समझ में आ गया है आई होप सब लोग को। तो अभी हम जो है इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। फाइन, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन है अभी हमारे पास में, ये एक सॉल्व एग्जाम्पल में से मैंने टेक्स्ट बुक में से लिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम देखेंगे इसे। नायोबियम फॉर्म्स, ठीक है, नायोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, बीसीसी बोला है, मतलब कैसा होगा इसका? n विल बी इक्वल टू 2। सबसे पहले यही करना है। डेंसिटी ऑफ नायोबियम इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ इतना दिया हुआ है। हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम्स ऑफ नायोबियम। अब हमें नायोबियम का मोलर मास पता नहीं है, ठीक है, तो इन केस में हम क्या करते हैं? अपने जो फॉर्मूला डिराइव किया उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे नायोबियम, सबसे पहले सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे? जो नायोबियम है इसने NB हैज BCC यूनिट सेल, देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट? 2। ये आपने पहला बना दिया। डेंसिटी इसका दिया हुआ है, कितना है? 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ ऑफ एज लेंथ कितना दिया हुआ है इधर पर? 330.6 दिया है, राइट, 330.6 पीको मीटर्स में दिया है। इसको मीटर्स में अगर करना है तो सिंपली क्या करोगे? 330.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स, इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स कर लिया। यूज करना है नहीं करना है देखते हैं। हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम। अभी हमें इसका मास दिया हुआ है, या फिर वी कैन से इसका जो मास कितना दिया है, मास इसके अंदर 0.5 ग्राम दिया है। ठीक है, 0.5 ग्राम दिया है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज, क्यों मैंने ऐसा कहा? बिकॉज जो आपका डेंसिटी है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और यहाँ पर मास जो है वो भी ग्राम्स में दिया है। बस खाली इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एज लेंथ को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लिया इतना होता है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10 हो जाएगा। कितना होगा ये? 330.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एज लेंथ। हमने सेंटीमीटर में इसको क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज यहाँ पर जो डेंसिटी दी है वो सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, तो सभी हमने इसको जो है यूनिट सेम रखे। अब हमें पूछा क्या है? टू फाइंड क्या है हमारा? नंबर ऑफ एटम्स एंड यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम्स ऑफ नायोबियम। यही हमें निकालना है। कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स, अगर नंबर ऑफ एटम्स मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब P, क्या फॉर्मूला था उसके लिए? xn/ρ(a³। यही फॉर्मूला था, राइट। पुट करते जाओ। x मतलब क्या है? मास ऑफ दैट क्रिस्टल। कितना मास दिया है हमें? यहाँ पे 0.5 ग्राम दिया है, 0.5 ग्राम डाल दिया। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, BCC स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 2। रो क्या है? डेंसिटी है, एंड द डेंसिटी हियर गिवन इज 8.55। ठीक है, 8.55। और a³ दिया है, एज लेंथ दी है 330.6 इंटू 10⁻⁻10। तो 330.6 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करोगे? अब देखो, 5 2 10 होता है, ये तो कट होके 1 हो जाएगा, बिकॉज 5 2 10 है। ठीक है, और 0.5 दिया है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे हमको इसको डिवाइड करना है। क्या ये डिवाइड करना इजी दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम क्या करेंगे? लॉग टेबल का यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर बिना लॉग टेबल यूज किए इसको अगर हमें समझना है तो क्या आ जाएगा? 1/8.55 दिया है, इंटू 330 दिया है, इंटू 330 दिया है, इंटू 330 दिया है, इतना ही दिया है, राइट। और ये जो 10⁻10⁻³ दिया है, ये क्या हो जाएगा? 10⁻30 हो जाएगा, जो ऊपर आके क्या हो जाएगा? 10⁻+।
प्लस 30 दैट इज 10⁻30। अब यहाँ पे जो 0 0 0 दिए है मतलब 10⁻3 दिया है यहाँ पर, इसको आपने ऐसे कर लिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा 330। ठीक है, 0.6 को हम अभी यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, बिना लॉग टेबल के आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये 0 0 0 कैंसिल हो रहे हैं, 0 कैंसिल अगर कर रहे हैं हम तो यहाँ पे लास्ट में 10⁻3 हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचता है 1.85, ठीक है, इंटू 33 इंटू 33 इंटू 33। ठीक है, और ये 10 जो है 10⁻30 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10⁻3 क्योंकि नीचे का जो 10⁻3 था वो हमने ऊपर भेज दिया। अब इसको हमें क्या करना है, हमारे पास में 10⁻30 है और ये है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ सकता है 33 इंटू 33 कितना होगा, ये 33 इंटू 33 विल बी 99 इंटू 99, ये 9 18 10 181089 आ रहा है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कैसे, देखो ये कितना आ रहा है, ये दोनों निकल के 10.89 अगर हम कंसीडर करते हो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 10⁻2। ठीक है, तो ये 10.89 है, इसको हमने 11 कंसीडर कर लेना है। अभी 11 33 11 जा 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 363 कितना आ रहा है 363 आ रहा है। तो नीचे कितना मिल गया हमें 363 मिल गया। अब इसको हम और शॉर्टन करते हैं अगर, तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.63 इंटू 10⁻2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 10⁻2 10⁻2 आगे जाके ऐड होगा। अब हमें इसको ये नंबर को हम छोटा कर रहे हैं 3.63 अभी हमारे पास में आया। 3.63 को हमने किससे करना है 1 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 0 जा 3 3 जा 9 और फिर 1 बचा 3 3 जा 9। तो 1.2 अब बच रहा है हमारे पास में, 1.2 बच रहा है और नीचे क्या प्रेजेंट है 0.33 तो है नीचे की तरफ, एक और एक है 8.5 है, राइट। अब इसको अगर हम करें 5 1 जा और मल्टीप्लाई बाय 1.21 भी बचा है, उसको बाद में करेंगे 5 1 जा 5 3 5 7 जा 5 0 जा 5 0 जा 5 6 जा 30 5 6 जा 30 यही आ रहा है। अब 1.7 है और 1.21 है, राइट। 1.7 को हम कंसिडर कर लेते हैं 2 अगर इसको कंसिडर कर लेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0.033 इतना ही आ रहा है। 0.033 नीचे की तरफ क्या था 10⁻4 था, तो यहाँ पे 0.033 इंटू 10⁻2 कितना आ रहा है 0.033 इंटू 10⁻27। नीचे की तरफ 10⁻4 था, इसको ऊपर भेजोगे -4 हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 10⁻23। तो 33 इंटू 10⁻2 यहाँ से 3 आगे बढ़ाया है तो यहाँ पे 23 है तो ये 20 हो जाएगा, राइट। कितना आ रहा है 33 इंटू 10⁻20 दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻21 ऐसे लिख सकते हो। कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं इसमें, देखो कितना करेक्ट एक्यूरेट आया है आंसर, काफी एक्यूरेट आया है। 3 इंटू 10⁻21 आया है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। हमने क्या किया, नीचे के जो नंबर्स है ना 33 इंटू 33 इंटू 33 उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। जो वैल्यू हमें सबसे पहले मिली थी 10.89 यहाँ से वैल्यूज मिलना स्टार्ट हुई थी, राइट। ये बहुत ही रफ वर्क आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास में लॉग टेबल नहीं है तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्या किया है मैंने, लॉग टेबल के बिना हमने क्या किया 33 इंटू 33 हमारा आपका जो बेसिक कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स, जो बेसिक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और राउंड ऑफ करना जो आप इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। 10.89 है तो हमें समझ में आ रहा है कि इसको हम 11 कर सकते, मतलब ये 1089 इसका आंसर आया था। हमने क्या कर दिया 1089 था तो इसको हम लिख सकते हैं एज 10.89। 10.89 अगर हमने किया है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻2 क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या थी 4 डिजिट्स की थी, हमने उसको 2 डिजिट का बना दिया तो 10⁻2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 11 बिल्कुल हो सकता है, इसको हम ⁻2 से कर लेंगे। ये कहाँ चल रहा है सब, डिनोमिनेटर में चल रहा था। ये कहाँ चल रहा था, डिनोमिनेटर में चल रहा था, तो इसलिए अब हमने क्या किया इसको 10⁻2 को साइड में रखा। अब ये 11 बन गया। अब 11 के अंदर हमने क्या कर दिया 33 जो लास्ट का 33 बचा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू मिल गई 3.63 इसको बना दिया। अब यहाँ पर जो 10⁻2 एक और एक आया 363 वॉज द वैल्यू, यहाँ पर भी हमने वही कर दिया 3.6 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया 10⁻2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिली 3.63 इसको हमने क्या कर दिया 1 से डिवाइड किया, राइट। कितना आंसर आ रहा था हमारा 1 से जब हमने डिवाइड किया तो ऊपर 0.33 नीचे 1.21 आ रहा था। ठीक है, 0.33 आ रहा था तो इसको हमने 8.5 से किया यहाँ पर। ठीक है, कितना आंसर आ रहा था नीचे भी हमने कैंसिल आउट कर दिया था इसको और फिर
066 आ रहा था, इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 0.33 आ रहा था, राइट। तो ये पूरा जो भी हमारे पास में बचा था इसको पूरा हमने अच्छे से कैंसल आउट कर दिया। यहाँ पे 1.21 जो बचा था इसको और ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 1.21 इज नियरली 1, ठीक है, 1.21 इज नियरली 1, तो हमने इसी को कंसिडर कर लिया और हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर 3.3 इंटू 10⁻21, इतना कुछ लगभग आंसर है और आपकी बुक में भी यही आंसर दिया है। सो आई होप आप लोग बिना लॉग टेबल के भी करोगे। अगर आप लोग को लॉग टेबल के साथ में सीखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, सो कमेंट डाउन, ठीक है, कमेंट करो सब चीज जो भी आपको लग रहा है आपको रिक्वायर है, ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ, आपको सॉल्व एग्जाम्पल में समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपने सॉल्यूशंस देखे आपको नहीं समझ में आ रहा है, होता था, मेरे साथ भी होता था, मुझे सोल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आता था कि ये आखिर हुआ कैसे, एंड फॉर दैट यू रिक्वायर वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। तो वीडियो सोल्यूशन के लिए तो ही, ठीक है, आई एम हियर। तो यहाँ पे आप क्या करो, कमेंट करो, आपको अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है या फिर आपको कोई अलग मेथड से समझना है, लॉग टेबल से समझना है, तो लॉग टेबल से समझेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉग टेबल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। कमेंट करो।